तो अभी हमने देखा कि मैन को एक हेरोइक स्टेटस जो दिया गया कि वो किस तरह डिस्कवरी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, और एक गिल्ट रिडन जो ह्यूमन माइंड था वहां से ये लिबरेशन की कोशिश एक हुई है। जो क्रिश्चियनिटी जो है वो गिल्ट में डाल देती है इंसान को। सो डार्क एजेस और रेनेसां, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द पीरियड बिटवीन द फॉल ऑफ रोम एंड द रेनेसां वाज फर्स्ट टर्म एज ए मीडियम ओवम, अ मिडल एज। जैसे मीडियम ओवम लैटिन में कहेंगे एट द मिडिल एज। द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन दिस टर्म द डार्क एज was believed to be the Francisco Petrarch, known as Petrarch, Petrarca भी कहते हैं, known as Petrarch. Conception of the physical universe changed. Scholastic theory had to give ground to the empirical testing. ठीक है, फिजिकल यूनिवर्स का जो नजरिया था कि बाहर हमारे जितने भी यूनिवर्स है, उसका पुरानी थ्योरी तो ये थी कि वो सीक्रेट बुक्स में उसको जिस तरह से बता दिया गया ये टेस्ट है आपके लिए और यहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए भेज दिया गया है, तो उसको एम्पिरिकल टेस्टिंग से रिप्लेस कर दिया गया, यानी साइंस का जो नजरिया। गैलीलियो वेरीफाइड विद हिज टेलीस्कोप द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द कोपरनिकस एंड एनाटॉमिस्ट dissected the human body and the Machiavelli described power politics of the world. लेकिन रेनेसा में ये तीन बड़े डायमेंशन ओपन हो रहे हैं कि गैलीलियो जो टेलीस्कोप्स के जरिए कोपरनिकस का जो मॉडल है कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी हमें पता है कि वो सूरज है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और ये कि जमीन घूमती है। इवन आज भी कुछ लोग समझते हैं कि जमीन स्टेशनरी है, आल वो दिन रात और सीजन के बदलने को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन बिलीव की हद तक मानते हैं। सो मैकियावेली ने जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर एक ऐसी किताब लिखी थी जो रियलिटी बेस्ड थी, एम्पिरिकल एविडेंस को सामने रख के लिखी गई, कोई मोरालिटी बुक नहीं थी वो। और इसी तरह एनाटॉमिस्ट ने ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया, क्योंकि पहले चर्च इंसानी जिस्म को चीर फाड़ की इजाजत नहीं वो देते थे, डॉक्टर नहीं बन सकते थे, जाहिर बात है जब जान ही नहीं पाते थे इंसान की बॉडी के अंदर क्या है, तो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो आने वाले दिनों में बीमारियों पे काबू नहीं पाया जा सकेगा। या आपका ऑपरेशन तो कैसे को कर सकता है जिसने बॉडी ना देखी हो आज तक। सो आइडियल चेंज, ठीक है। मीडिएवल सेंट एंड द वॉरियर गेव, अब मीडिएवल के टाइम पे हमने देखा ना सेंट के मिरेकल और मोरालिटी प्रेस चलाए जाते थे। सेंट बड़ी इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी होता था, वो सारे बीमारियों का इलाज भी होता था और सारे आपके रूहानी मसाइल का भी, पॉलिटिकल सियासी मसाइल का हल भी चर्च नहीं करना होता था, सारा कुछ ही चर्च के पास था। सारे शोबे जो है साइकोलॉजी से लेकर मेडिसिन और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और नॉलेज, ठीक है, और लाइफ के बारे में, इवन लाइफ आफ्टर के बारे में, यूनिवर्स के नजरिया, फिजिक्स, हर चीज उन्हीं के पास थी। गिव वे टू द रेनेसां हीरो, courtier gentleman, Christianity may have remained overall। उन्होंने इस तरह नहीं है कि क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दिया, बट क्रिश्चियन डोन, वो जो क्रिश्चियनिटी के बेसिक फंडामेंटल नजरियात है या चर्च का जो होल्ड था वो सारा खत्म हो गया। वेस्टर्न यूरोप यूनाइटेड रादर देन डिवाइडेड बाय रिलीजन एंडेड एट द रेफर्मेशन। तो रिलीजन के अंदर भी रेफर्मेशन आ गए, वो सारी चीजें खत्म हो गया था कि रिलीजन ने उनको, क्रिश्चियनिटी को डिवाइड करके रखा हुआ था, क्रिश्चियन वर्ल्ड को। The humanist ideal is expressed by Hamlet. For example, Hamlet की लाइनें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ किस तरह एक ह्यूमनिस्ट आइडियल को रिप्रेजेंट करते हैं। शेक्सपियर ने कमाल जो है वो स्किलफुली किस तरह से कैप्चर किया है ह्यूमनिस्ट आइडिया। what a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals। तो किस तरह बढ़ा चढ़ा के इंसान के बारे में खूबसूरत अल्फाज को यूज करते हुए शेक्सपियर ने हैमलेट के अंदर ये लाइन लिखी है। आगे और भी है थोड़ी सी, चलिए खुद से आप पढ़ सकते हैं। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड एन ओशियन ट्रेडिंग रूट टू इंडिया। इंडिया का रास्ता सबसे पहले वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया उसी जमाने के अंदर, और ये डिस्कवरी भी इसी वजह से हुई। इंसान ने ना सिर्फ बाहर की दुनिया को डिस्कवर करना शुरू कर दिया वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने, बल्कि इंसान के अंदर की दुनिया भी उन्होंने डिस्कवर करनी, दोनों तरफ से डिस्कवरी स्टार्ट हुई। वास्को डी गामा ने रास्ता दिखाया इंडिया का, जिसने फिर कॉलोनाइजेशन के पीरियड की राह हमवार की होगी। हिज डिस्कवरी ऑफ दिस सी रूट हेल्प द यूरोपियन एस्टैब्लिश अ लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया दोनों के ऊपर जो उनके एम्पायर बने हैं, वास्को डी गामा ने उनको ये रास्ता दिखाया था।
एंड 1498 इन ही रीच्ड एट कैलिकट इंडिया, कैलिकट प्लेस के ऊपर पहली बार कोई यूरोपियन पहुंचा था, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स 1498 के अंदर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी की थी अमेरिका की 1492 के अंदर। और जो है इस तरफ से एक न्यू वर्ल्ड ओपन होगी। अमेरिका काफी अरसा तक ना न्यू वर्ल्ड कहलाता रहा, एक नई दुनिया जो हमने डिस्कवर कर ली। रिनेसां के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम अगर एनालिस्ट करें तो वो कुछ ऐसे बनेंगे कि एक तो इसके पीरियड को हम डिफरेंट हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, वो है 1300 से 1400 के दरमियान, जिसे हम प्रोटो रिनेसां कहेंगे। रिनेसां यानी अर्ली रिनेसां बहुत ज्यादा जो है। सो इसमें 1308 के अंदर डांटे राइट्स हिज एपिक पोएम द डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, दांते ने जब ये डिवाइन कॉमेडी लिखी है तो वहां ये पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। द फर्स्ट ग्रेट ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क इज नेम्ड द पोएट लॉरिएट। रोम के अंदर उसको या उस एरिया के अंदर 1341 के अंदर पोएट लॉरिएट किया गया, एक नया मॉडल, वही क्लासिकल ग्रीक मॉडल के तौर पे ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट स्टार्ट हुए। और 1400 से 1500 के दरमियान जो अर्ली रेनेसां था 1438, अगर डेट ना भी याद रहे तो कोई इश्यू नहीं है। और यूरोपियन रेनेसां पे हमारा बैकग्राउंड सेट करना मकसद है, ये भी ध्यान में रखें। ये नॉलेज सेक के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंग्लिश रेनेसां में आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन अभी ये भी याद हो तो बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। डेट ना याद रहे तो कोई इशू नहीं है। मेडिची फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोरेंस की जो सिटी स्टेट होती थी फ्लोरेंस की, उसकी ये फैमिली, और असल में इसकी अहमियत इस वजह से है रेनेसां के अंदर कि ये वो मेडिची ग्रुप है, फैमिली है, जो जिन्होंने पैटर्न किया आर्ट और साइंस को। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में भी लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पैटर्न कर सकते हैं उनको। और जेनिस गटनबर्ग जो है, जोहानस गटनबर्ग इन्वेंट्स द प्रिंटिंग प्रेस। 1450 में इसने प्रिंटिंग प्रेस इजाद कर ली इस बंदे ने जर्मनी के अंदर। एंड द ऑटोमन एम्पायर कैप्चर द सिटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 के अंदर ये वाकया होता है। तो उससे पहले देखे रेनेसां के बीज स्टार्ट हो गए थे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट, और इन्होंने इसको रैपिडली मतलब फायर किया। ऑलरेडी जो एक आइडिया डेवलप हो रहा था बाइजेंटियन एम्पायर का जो एंड है। सो एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका 1492 के अंदर। तो ये अर्ली रेनेसां पीरियड के अंदर इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। अमेरिका डिस्कवर हो रहा है, ऑटोनमन एम्पायर वहाँ पे जो है वो कैप्चर कर लेती है कॉन्स्टेंटिनोपल को, और उनके लोग किताबें लेके आ जाते हैं, या मेडिची फैमिली पहले से तैयार बैठी आर्ट उनको पैटर्नाइज कर रही है, और इब्तदा हो चुकी है कि लोगों की सोच बदल रही है। 1495 से लेकर 1527 तक हम कह सकते हैं ये हाई रेनेसां का टाइम था, जिसमें किन वाकयात की बुनियाद पे हम कह सकते हैं, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची ने पेंट किया लास्ट सपर। ठीक है, और वास्को डी गामा जो है वो इंडिया पहुंचा 1498 के अंदर, और माइकल एंजेलो ने डेविड पर काम किया, डेविड का जो मुजस्मा है 1501 के अंदर। 53 में लियोनार्डो डा विंची ने पेंट किया जी मोनालिसा, अगर आपको कुछ याद रहती है डेट तो ठीक है। 1509 के अंदर हेनरी एट बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। ये भी बड़ा अहम स्टेप था, क्योंकि इसके किंग बनने से क्या हुआ, वो थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया कि हेनरी एट जो है वो कैथरीन को तलाक देना चाहते थे और शादी करना चाहते थे एना बोलेन के साथ। तो उन्होंने चर्च को खत लिखा कि मुझे इजाजत दे, और लेकिन वो कैथोलिक्स थे और कंट्री भी कैथोलिक थी, वो कैथोलिक कंट्री के साथ थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और जब उन्होंने बार बार इसरार किया तो उन्होंने नहीं माना, शायद आगे ये इवेंट आएगा भी, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और इस वाक़े से क्या हुआ, पूरी कंट्री प्रोटेस्टेंट हो जाती है, और जिससे बहुत बड़ी तब्दीली इंग्लैंड के अंदर आती है। क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट थे ना वो रिफॉर्म्ड क्रिश्चियन थे, वो थोड़े ओपन थे, वो किसी हद तक ह्यूमनिस्ट थिंकिंग रखते थे। हाँ, उनके अंदर भी एक्सट्रीमिज्म आता है बाद में, प्योरिटन की फॉर्म में, उनको काफी नुकसान पहुंचता है उससे। सो ह्यूमनिस्ट आर्थर एरिस्मस राइट्स प्रेज ऑफ फॉली, ये इंपॉर्टेंट बुक थी, और प्रेज ऑफ फॉली के नाम से लिखी, आगे ये मेंशन होगी कहीं ना कहीं जाकर इसका रेफरेंस। राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस पेंट किया 1511 के अंदर। सर थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा, पॉलिटिकल एक फिलॉसफी बुक 1516 के अंदर, ये इंग्लैंड के हैं। एंड मार्टिन लूथर ने क्या किया, 95 थीसिस ऑन द डोर ऑफ द चर्च ऑफ विटनबर्ग, जर्मनी के अंदर इन्होंने एहतजाज स्टार्ट किया। दिस सिग्नल द स्टार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। तो यहाँ विद इन
जो रिलीजन है वो एक तब्दीली आती है, और वो जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था चर्च का वो यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होता है, अंदर से भी वो टूटने लग जाता है वो सिस्टम। और मार्टिन लूथर ने जब 95 थीसिस जो है वो लिख के उनके मुंह पे मारे। इंग्लैंड प्लेस क्या है इस सारे बैकग्राउंड के, इन सारी बातों के अंदर? तो द स्पेनिश एंड द पुर्तगीज डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड हियर मीन अमेरिका। अब वो स्पेनिश लोगों ने क्यों की? क्योंकि बेशक वो इटली के रहने वाले थे, जिनके डिस्कवरर जो है कोलंबस, लेकिन उन्होंने फाइनेंस नहीं किया, इंग्लैंड ने भी फाइनेंस नहीं किया था। वो गया था 3-4 किंग्स के पास, लेकिन फाइनली जो है वो एलिजाबेथ ने उसको किया, जो है स्पेन के जो है क्वीन थी और किंग थे, उन्होंने इसको फाइनेंस किया। इस वजह से वो जब कॉलोनी बनी तो स्पेनिश कॉलोनी बनती है। The new world meant that England was no longer the end of the Europe. पहले समझा था इंग्लैंड जो है एंड ऑफ द यूरोप है, खत्म, उसके आगे कुछ भी नहीं है, बट एट इट्स लीडिंग एज, ठीक है। The centralization of the power in the crown and the finance in the London is enabled her to take advantage of this. Humanism, science, discoveries, ठीक है, Protestantism leads capitalism and colonialism and empire building. अगर हम इस यानी बहुत ही सिर्फ मैं चंद वर्ड्स बोलूं तो आपको ये सारा बैकग्राउंड समझ में आ जाता है। ह्यूमनिज्म आता है, साइंस लेके आता है, यानी जब इंसान अपने बारे में डिस्कवर करेगा तो साइंटिफिक स्टडी करेगा, साइंस आ गई, साइंस से डिस्कवरीज हुई, ठीक है, और प्रोटेस्टेंट ने जन्म लिया साथ साथ रिलीजन के अंदर, और ये सारा कुछ लेके चला कैपिटलिज्म एक न्यू सिस्टम की तरफ। और ये लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने दूसरे इलाकों को कॉलोनाइज कर दिया, और एंड पे एक बहुत बड़ी एम्पायर दुनिया ने देखी, जब ब्रिटिश एम्पायर, जहां सूरज कभी गरूब नहीं होता था। So England's gained power in the 16th century, and 1603 with the accession of the King James I, the Scottish crown came to England and Britain was poised for the power. यानी यहाँ पे वो पर तोलता है और एक बहुत बड़ी पावर जो है वो बनने की तरफ जा रहा है। The spring signaled by the Moors, Utopia and the words of the White, and 1564 the year of the Michelangelo's death and the Shakespeare's birth. बड़ा अहम साल है 1564, ठीक है, जब माइकल एंजेलो की डेथ हो जाती है, और उसी साल पैदा होता है शेक्सपियर। द इटालियन रेनेसां वाज ओवर, बट द यानी माइकल एंजेलो की डेथ के साथ ही इटली के अंदर रेनेसां तकरीबन यानी अपने फुल फ्लैज जो आगाज है वो अब वो बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जो इंग्लैंड के अंदर रेनेसां है वो अभी शुरू हुआ है शेक्सपियर की बात के साथ। एंड 1579 a renewed cultural confidence was clear in the Sir Philip Sidney's defense of पोएजी। अगर आप पढ़ते हैं तो वहां आपको ह्यूमनिस्ट और एक टोन, एक रेनेसां मैन आपको बात करता नजर आता है। आपने डिफेंस पढ़ा होगा यकीनन। एंड द अचीवमेंट ऑफ द स्पेंसर, मार्लो एंड द शेक्सपियर उसके बाद हमारे सामने आते हैं। ज़ाहिर है उनको हमने डिटेल से भी पढ़ना है कि कौन कौन से वर्क प्रोड्यूस हुए थे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम इसको अभी रोक रहे हैं ताकि आपको थोड़ा फीडबैक ले लें। ओके, हमने अभी जो बैकग्राउंड देखा, थोड़ा सा यूरोप के अंदर कैसे रेनेसां स्टार्ट हुआ है, उसके मीनिंग क्या है, और क्या दो बड़े मूवमेंट है जो साथ साथ चल रही थी जिनकी वजह से रेनेसां हमारे पास आता है। तो अब हम देख लेते हैं ह्यूमनिज्म। नंबर 1 थी हमारे पास ह्यूमनिज्म। इस पर अभी साथ साथ बात हुई है जब हम इवेंट्स की या बेसिक जो है इंसिडेंट्स और कुछ डेट्स की बात कर रहे थे, तो दो ही चीजें थी, रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म जो है उसको थोड़ा सा और डिटेल से देख सकते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसां वाज इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, ठीक है, और इसी से सारा रेनेसां बिल्ड होता है, व्हिच मींस मैन्स कंसर्न विद हिमसेल्फ, जैसे हमने पहले भी बात की, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी खुद पे तवज्जो दी इंसान है, खुद से इल्म हासिल करना शुरू किया। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इटली बाय डांटे, पेट्रार्क एंड बोकाशियो इन द 14th century, and from there it spread to other countries of the Europe. In England it became popular during the Elizabethan period. तभी हम एलिजाबेथन पीरियड में हम रेनेसां कह रहे हैं, वरना यूरोप में ये पहले से स्टार्ट हो चुका था। तो इसका एक पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल एंटिक्विटी। This movement which focused its interest on the proper study of mankind. So man is the center of earth now, and man is the proper study of man. Knowledge and a number of the subordinate trends. The first in importance was the
रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल एंटिक्विटी, इसके साथ साथ जो चलती है, और वो था कि खासतौर पे जो एंशियंट ग्रीस के अंदर जो नॉलेज प्रोड्यूस किया गया उसको इंसानों ने यानी वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने वो रीडिस्कवर किया, जिसमें हमने अभी वाकयात में देखा कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद और फिर इस तरह स्पेन में मुसलमानों के बेदखल होने के बाद वो बहुत सा जो नॉलेज है वो जो स्टक था एक जगह पे वो यूरोप के अंदर फैल जाता है। और पहले वो चर्च सोशो पोलिटिकल रीजंस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया, तो अब वो जो पॉलिटिकल होल्ड था ऊपर से वो अब चूंकि ब्रेक होता है, इसलिए इन किताबों को पढ़ने पर अब कोई पाबंदी नहीं थी, या इस तरह से चर्च का इतना कंट्रोल नहीं रहा था, वो ब्रेक हो रहा था। तो ये बुक्स तेजी से स्प्रेड होती हैं माशरे के अंदर, और प्रिंटिंग प्रेस तो इस मामले को डबल कर देता है। So during the medieval period, the traditional bound Europe had forgotten the liberal tone of old Greek world and its spirit of democracy and human dignity. और इसी से वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी आगे चल रहा है, पॉलिटिकल चेंज भी इसी वजह से आएगा। मोनार्की, ये जो मोनार्क हेनरी VIII ने ये किया तो है कि रेफॉर्मेशन लेके आया और रेनेसां का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जैसे जैसे ये आइडिया आगे बढ़ता है तो पॉलिटिकल आइडियाज में भी डेवलपमेंट आती है, और आम आदमी जो है वो नॉलेज से पावर आती है, तो आम आदमी के पास जब इल्म आया तो वो एम्पावर भी हुआ है, उसे पॉलिटिकल राइट्स भी मिले हैं। और एक आम आदमी को आप बादशाह बनाने के लिए एक आम आदमी से भी पूछना पड़ता है आज लोगों को। तो ये वेस्टर्न ना सिर्फ वो ह्यूमनिज्म साथ डेवलप हुआ बल्कि साथ लिबरलिज्म भी डेवलप हुआ। With the revival of the interest in the Greek classical antiquity, the new spirit of the humanism made its impact on the Western world. जैसे हमने इस पर बात कर ली है। So next element था ह्यूमनिज्म के साथ discovery of the external universe। ठीक है, बात हमने पहले से कर ली है, जस्ट हम इसको और elaborate करने की कोशिश करते हैं। The first Englishman who wrote under the influence of the Greek studies was Sir Thomas More. His Utopia, written in Latin, was suggested by the प्लेटो's रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक को बिल्कुल मॉडल करते हुए इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि हम हमारा फोकस अब इंग्लैंड हो गया, तो वहां जो है ना वो एक्सटर्नल यूनिवर्स की डिस्कवरी शुरू होती है। और थॉमस मोर जो है वो पहली बुक लिखते हैं, कैसी, हाल दोनों लिखी लैटिन में थी। ये किसी एक टाइम पे मैंने कहीं इसको देखा, किसी पेपर में भी आया हुआ था कि ये बुक आपने याद रखना है, थॉमस मोर की यूटोपिया जो है लैटिन में उन्होंने लिखी थी, इंग्लिश में नहीं लिखी थी। वैसे मॉडल किया था प्लेटो की रिपब्लिक के साथ। जब उन्होंने वो पढ़ी तो उन्होंने इंग्लैंड की एक रिपब्लिक लिखी एक लिहाज से। सर फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएजी लिखी, और उन्होंने जो है ना एंशिएंट ग्रीक के जो रूल्स हैं, वो जो होरेशियन प्रिंसिपल है, टीच एंड डिलाइट, वो ले आते हैं, और एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट है उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको एलेबोरेट करते हैं। ठीक है। The second important aspect of the humanism was the discovery of the external universe. An important point था कि बाहर की दुनिया को डिस्कवर किया और उसके लिए इंसान की अहमियत। But more important than this was that the writers directed their gaze inward and becomes deeply interested in the problems of the human personality. तो दोनों तरफ, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, दोनों तरफ डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी, एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर भी और इंसान के अंदर की दुनिया के अंदर भी, कि वो क्या मसाइल हैं। जैसे साइकोलॉजी फ्यूचर में एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे लर्निंग के सामने आती है, और एक्सटर्नल वर्ल्ड पे जब तहकीक स्टार्ट हुई तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इस तरह की प्योर साइंसेस जो है वो जन्म लेती हैं। और नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं कि इंडिविजुअलिटी और एम्बिशन जो वो साथ लेके आता है, रेनेसां अपने साथ, ह्यूमनिज्म अपने साथ। इन द medieval morality plays the characters are mostly personifications, friendship, charity, sloth, wickedness and like, इस तरह की वो personification करते थे। हमने अभी मिडिल एजेस की पोएम देखी है ना, वो बड़े मॉरल, उनका एक ग्राउंड है, खासतौर पर रिलीजियन है मॉरल, इन जो जिसे हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट मोरालिटी नहीं थी वो, जो बाद में रेनेसां में नजर आती है, वो एक प्योर चर्च की मोरालिटी थी, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की मोरालिटी थी। But now during the Elizabethan period, under the influence of the humanism, the emphasis was laid on the qualities which distinguish one human beings from other and give an individuality and the uniqueness. ठीक है, पहले तो चर्च के कॉन्सेप्ट में तो वो एक आप कह लें कि एक टाइप्स जो है वो स्टेज पर प्रेजेंट होते थे कि इंसान है जी, कोई भी इंसान किसी के इंसान का नुमाइंदा हो सकता है, तो इंसान एज ए ग्रुप प्रेजेंट होता था। और अब जो है वो इंसान एक यूनिक ह्यूमन बीइंग के तौर पे प्रेजेंट होता है कि हर बंदा एक अलग इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, वो अलग से एक इंडिविजुअलिटी है उसमें। Moreover, the revealing of the writer's own mind become full of interest, कि इंसान का जहन कैसे काम करता है, इसको कभी भी पुराने वक्तों में इस काबिल नहीं समझा गया था मिडिल एजेस के अंदर, कि इंसान कैसे सोचता है, उसके एक्शन कैसे हैं, इन पर गौर किया जाए।
तो इस ब्रांच की कोई अहमियत नहीं थी, अब इसकी भी अहमियत हो गई। दिस टेंडेंसी लेड टू द राइज ऑफ द न्यू लिटरेरी फॉर्म, द एसे। बिल्कुल एक नई फॉर्म हमारे सामने आती है रेनेसां के अंदर, जो बिल्कुल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो ऐसे था। ड्रामा पहले एग्जिस्ट कर रहा था, उसे लिबरेट करके तो मोरालिटी और मिरेकल प्ले से हमने इंडिपेंडेंट वो प्लेस की तरफ ले आए, सेकुलर प्लेस की तरफ। इस तरह पोइट्री एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, प्रोज के अदर फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी, लेकिन एक नई फॉर्म, नॉवल भी नहीं करता वो, आगे जाके वो आएगा, रोमांसेस वगैरह एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, लेकिन एक बिल्कुल एक नई फॉर्म आती है, वो ऐसे, ठीक है, जो इटली में मोंटेन इनको स्टार्ट करते हैं और फिर क्लाइमेक्स देते हैं इनको इंग्लैंड के अंदर जो है बेकन। In drama, Marlowe probed down into the deep recesses of the human and passion. जैसे अंदर की दुनिया हमने कहा ना, पैशन और इमोशन और ये सारी क्या चीजें, कैसे इंसान का माइंड सोचता वर्क करता है, तो वो डीप पैशन जो है ना वो प्रोब किए हैं मार्लो ने। His heroes Tamburlaine, Dr. Faustus, Barabbas, the Jew of Malta possessed of uncontrolled ambitions, ठीक है, किसी में एम्बिशन जो है वो दौलतमंद बनने का है, किसी को इल्म हासिल करने का एम्बिशन है, और टैम्बरलेन को जो है पावर की जो है वो हंगर है, power ambition. So Shakespeare, a more consummate artist, carried humanism in perfection, dealing with the problems of death, decay, transitoriness of life, and etc. बड़े बड़े जो philosophical question इंसानों के बारे में independently एक जो research start करता है वो शेक्सपियर है। इस तरह independent एक free thinking आपके सामने रखता है। ब्यूटी और एस्थेटिक सेंस के नजरियात भी चेंज हो जाते हैं। Another aspect of the humanism was the enhanced sensitiveness to the formal beauty and the cultivation of the aesthetic sense, ठीक है। पहले तो जो है ना वो अप्रिशिएट करना, इंसानी बॉडी को तो अप्रिशिएट करना वैसे ही गुनाह समझा जाता था पुराने टाइम के अंदर, मिडिल एजेस के अंदर। अब जो है एक न्यू सेंस ऑफ ब्यूटी वो डेवलप होती है। It showed itself into a new ideal of the social conduct. Sir Philip Sidney and Sir Walter Raleigh was modeled. This cult of elegance in prose writing produced by the ornate style called euphemism by Lilly. Even जो writing style है उसके अंदर भी beauty और form की beauty जो है वो develop करते हैं। लिली का जो euphemism है वो काफी famous है। Though it suffered from the exaggeration and the pedantry, yet it introduced order and the balance in English prose and gave it pithiness and harmony. तो एस्थेटिक जो सेंस है उस पर भी काम किया जाता है, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी वो चेंज हो जाती है। अगर एक और कॉन्सेप्ट देखें साथ हमारे, तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द न्यू एथिक। न्यू एथिक एक डेवलप होती है वो है, और न्यू कंसेप्ट हमारे सामने आता है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another aspect of the humanism was that men came to be regarded as responsible for their own actions. इससे पहले मिडिल एजेस का जो बहुत पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये था कि इंसान जो है वो बिल्कुल एक टॉय की तरह है, इंसान की तो कोई अहमियत नहीं है और वो अपने बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, एक प्री प्लान प्रोग्राम के मुताबिक बस वो अपने काम कर रहे। जैसे कैसियस सेज to the Brutus in the Julius Caesar, the fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Instead of looking up to some higher authority, as was done in the Middle Ages, during the Renaissance period, guidance was to be found within. अब लोग अपने आप पे टेस्ट कर रहे थे, और इंसान, वेस्टर्न यूरोप का इंसान था, वो समझता था कि उसने जो किया है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था इस चीज की। Lilly wrote his Romance of Euphues not merely as an exercise in a new kind of prose, but with the serious purpose of including righteousness of living based on self-control. Or Sidney wrote his Arcadia in the form of the fiction in order to expound an ideal of moral excellence. ये बड़े बड़े जो वर्क हैं responsibility के थीम को शो कर रहे थे, आर्केडिया, लिली का यूफियस, स्पेंसर का फेरी क्वीन, एक जेंटलमैन, एक नोबल पर्सन, वर्चुअस और जेंटल डिस्पोजिशन उसकी क्या है, कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल को वो बिल्ड कर रहे थे। Though we do not look for the direct moral teaching in Shakespeare, nevertheless we find underlying his work the same profound moral attitude. ठीक है, एक न्यू एथिक्स, यहाँ पे मोरालिटी इनकी अपनी है, याद रखना, ये क्रिश्चियन जो है ना वो मोरालिटी नहीं थी, या चर्च की मोरालिटी एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक ऐसी मोरालिटी थी जिसमें इंसान खुद को समझता था कि वह आजादी से फैसले कर सकता है, ना सिर्फ वो फैसले करेगा बल्कि वो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उठा रहा था।
और ये था यानी ह्यूमनिज्म और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए कि वो किस तरह उसने डिफरेंट डायमेंशन में तब्दीलियां लाई। दूसरी जो हमने कहा था कि जो बैकग्राउंड में चीज होगी, जो रेनेसां की दूसरी लेग है या दूसरा कॉर्नरस्टोन है, वो है द रिफॉर्मेशन। The Protestant Reformation had begun in 1517 with Martin Luther's attacks on the church's penitential system, order, and doctrine. The Reformation, like the Renaissance, was an outcome of a gradual transfer of authority away from the weaker central and the communal structure to stronger local individuals ones, and an accompanying transfer from external to the internal ways of thinking, feeling and representing। ठीक है, ये इसने भी इंसान को, यानी इन्होंने भी किसी हद तक वो ह्यूमनिस्ट नजरिए को विद इन द रिलीजन के फ्रेमवर्क में रखते हुए चैलेंज किया चर्च के अथॉरिटी को, और फिर कैथोलिक से एक नए जो वो ब्रांचेस, एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ उनकी हेजेमनी के अगेंस्ट, और जिसके नतीजे में प्रोटेस्टेंट जो है वो वजूद में आते हैं। These changes towards modern nation states and individualism had begun in the 12th century, but in the final stages were not after decades of the turmoil and long wars in North Europe divided into states, either Catholics or the Protestant. तो रेफॉर्मेशन का इंग्लैंड के साथ जो रिलेशन और बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इन 1519 हेनरी VIII रोट द फर्स्ट बुक ऑफ एन इंग्लिश किंग सिंस किंग एल्फ्रेड। के बाद हेनरी VIII ने भी बुक लिखी। अब ये तो श्योरिटी नहीं है हमें कि एल्फ्रेड द ग्रेट ने भी खुद से बुक लिखी थी कि नहीं, शायद लिखी हो, लेकिन हेनरी VIII हो सकता है इसने लिखवाई हो, जैसे अक्सर बादशाह जो लिखवाते हैं। लेकिन चलें, दो इन लैटिन, नॉट इन लैटिन में उन्होंने बुक लिखी हेनरी VIII ने। इज लैटिन डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट्स, वो एक रिलीजन की बुक थी, डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट्स। ठीक है, अगेंस्ट लूथर वाज अवॉर्डेड बाय द रोम। इवन लूथर ने जो इल्जामात लगाए थे उनके डिफेंस के तौर पे हेनरी VIII बुक लिख रहा है रोम के डिफेंस में। 1519 की बात है। वाज अवॉर्डेड बाय द रोम, यकीनन अवार्ड आपको पता है रोम ने फिर देना था, with the title of डिफेंसर, यानी डिफेंडर ऑफ द फेथ का टाइटल दिया गया कि ये फेथ का डिफेंडर है। A title retained in modern coinage as FD, यानी defender of the faith. Henry had some help with the book from Thomas More. Thomas More से शायद उसने मदद ली थी कि बहुत मेरी बुक लिखी, शायद उसी ने लिखी हो, ये भी नहीं पता। जैसे हमारे यहाँ कुरानों ने भी बुक्स लिखी है, लेकिन कोई शॉर्ट ही नहीं है कि उन्होंने बुक किताबें लिखी हैं, वो उनसे लिखवाई जाती हैं, हायर किए जाते हैं, घोस्ट राइटर कहा जाता है उनको। Failing to produce a male heir by the Catherine of Aragon, Henry asked Rome for a divorce. He wanted to marry Anna Boleyn, so Rome hesitated. अब देखे बुक भी लिखी, डिफेंडर ऑफ द फेथ बन गया, एक चैंपियन के तौर पे सामने आया जो चर्च का डिफेंडर था, चर्च के साथ उसके अच्छे ताल्लुक चल रहे थे समझ लें। लेकिन कैथरीन की डिवोर्स एंड एना बोलिन से जो शादी करने की जो डिजायर है उसकी कोई भी वजह रही हो उसके लिए, रोम हेजिटेटेड नाउ कि मैं डाइवोर्स की इजाजत कैसे दी जाए, क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर डाइवोर्स नहीं होती है। एंड फेल प्रेग्नेंट, हालात ये बन गए। हेनरी वेंट अहेड विद द मैरिज, और एन बोलिन ने उसकी जो कि बिलव्ड थी, उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि हर हाल में मुझे तुम्हें ये प्रॉमिस पूरा करना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। तो उसके अब इनको करनी थी। सो रोम एक्सकम्युनिकेटेड हिम, उन्होंने इनको निकाल दिया अपने मजहब से, रिलीजन से। एंड हेनरी मेड थॉमस क्रैमर आर्च बिशप ऑफ द कैंटरबरी। वो ऐसे बनाया कि अब जो इंग्लैंड के अंदर जो चर्च थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रख दी, तो प्रोटेस्टेंट हो गए और तब्दीली जो है वो आ गई रातों रात। इस पर जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा और बैकग्राउंड ये था। When 1533 Henry made himself supreme head of the church, और अब द चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम हेड जो पहले पोप होता था वो हेनरी VIII खुद होगा। More, who had resigned as chancellor, declined to take the oath of supremacy, legitimizing Henry's coup. More was beheaded in 1535. ये टॉमस मोर को behead हो गए क्योंकि उन्होंने मुखालफत की थी कि वो लेजिटिमेट नहीं इनको करने देंगे, बल्कि उन्होंने तो डिफेंडर ऑफ फेथ में इनकी बुक लिखी थी एक लिहाज से इनको, तो वो एक कैथोलिक्स थे, बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड कैथोलिक्स थे। टॉमस मोर जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, तो आल्दो वो रेनेसा मैन भी थे साथ साथ,
मिक्स्ड किस्म की एक पर्सनैलिटी थी, लेकिन उन्होंने हेनरी VIII की मुखालफत की और उनको सजा ये मिली कि उनका सर जो है वो उतार दिया गया। इन 1540 the 3000 religious houses of the England were suppressed and their abbeys, plate and lands taken by the crown and sold off. Shrines were ransacked for gold and jewels, notably that of the archbishop who in 1170 had stood up for church against crown, Thomas Becket. ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने लूटा है, इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जो खास तौर पे एसोसिएटेड थी कैथोलिक्स के साथ। तो बिल्कुल हम करीब आ चुके हैं, हमारे पास सेशन का टाइम भी कम है, मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाए, ये आखिरी स्लाइड है। सो एलिजाबेथ, एना बोलेन्स डॉटर एलिजाबेथ है, आपको पता होना चाहिए, वही एना बोलेन जो प्रेग्नेंट हुई थी, वो एलिजाबेथ थी उनकी वो बेटी। वन ग्रेजुअली इम्पोज्ड ए compromise between the Protestant teaching and the Catholic practice. The queen liked Catholic liturgy and strongly believed in bishops. There was a major Catholic northern rising, but Catholics lost ground when 1570 Rome declared the queen illegitimate. ऐसा कि उन्होंने रोम के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, जब एलिजाबेथ आती है थ्रोन के ऊपर, एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो एना बोलेन की बेटी थी और एलिजाबेथ आपको पता है हेनरी VIII की बेटी थी, तो मामला जो है चर्च के साथ नहीं बन पाया, बल्कि चर्च ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेजिटिमेट है। ठीक है, ये तो शादी से पहले ही आ गई थी, तो ये तो है ही नहीं। एज हर फादर्स पार्लियामेंट हैड डन in 1538-6. The division of the Reformation can still be seen in Europe and the United Kingdom. Effects on the popular worship and the social provision and the general culture were disastrous. The leading northern humanist Desiderius Erasmus had advocated reform of church, education and society. तो ये बेसिक वो कुछ इवेंट हैं जो हमने एक बैकग्राउंड जो है वो आज सेट किया है रेनेसां का, कि हमने कहा कि रेनेसां क्या है और किस तरह ये ह्यूमनिज्म और रिफॉर्मेशन दो तहरीकें हैं इसके अंदर मौजूद हैं, और रेनेसां स्पिरिट क्या है, रेनेसां के क्या एलिमेंट हैं, वो बेसिक इसकी स्टार्ट कहाँ से होगा, यूरोप का रेनेसां स्पेशली, और फिर इंग्लैंड में कौन से वाकयात हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अब रेनेसां आ गया है, और इसे हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। इसमें क्या लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, किस टाइप की पोइट्री की गई, प्रोज लिखी गई, ड्रामे हुए, कौन सा जोनर सबसे ज्यादा डोमिनेट रहा, क्या नया इन्वेंट हुआ लिटरेचर की दुनिया में, ये सारा कुछ हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे।